नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे जल संसाधनों के वितरण के बारे में और उनके विभिन्न उपयोग के बारे में कि मानव के लिए वो किस प्रकार से उपयोगी है, मानव किन किन क्षेत्रों में इनको उपयोग में लेकर आता है और जल का जो वितरण है वो पृथ्वी पर किस प्रकार का पाया जाता है। जल का वितरण। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, हमारी सभी जो क्रियाएं हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। जल पृथ्वी पर 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस रूप में, तरल रूप में और गैसीय अवस्था में। ठोस रूप में यह सूक्ष्म हिमकणों के रूप में होता है, द्रव रूप में ये जल बूंदों के रूप में होता है और गैसीय रूप में ये जलवाष्प के रूप में होता है। वायुमंडल में जो जल पाया जाता है वो गैसीय रूप में मिलता है और इसी प्रकार जलमंडल में जो पाए जाने वाले जल का 97.39% भाग जो वो विशाल महासागरों में है और इसका अधिकांश जो भाग है वो द्रवित अवस्था में है और कुल जल संसाधनों का 2.01% भाग हिमटोपियों, हिमखंडों, हिमनदों के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर बदलती वायुमंडलीय व्यवस्थाओं तथा अवस्थिति भिन्नता के कारण जल जो है विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है वो जलीय है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पृथ्वी पर तरल रूप में जल जो है वो महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जलीय भाग जो हैं उनमें निरंतर वाष्पीकरण की क्रिया होती है और उसके जो वृष्टि के रूप में धरातल पे पुनः आता है वर्षा के रूप में, और वर्षा का यह जल नदियों नालों के रूप में बहकर पुनः सागर में जा गिरता है। जल के इस प्रकार से वायुमंडल तथा स्थल मंडल से होकर दोबारा सागर में प्रवेश करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जो हर समय हर पल चलती रहती है, इसी को जल चक्र कहा जाता है। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसमें जल चक्र को दिखाया गया है, जिसमें सूर्य के विकिरणों जो है उनके माध्यम से महासागरों से वाष्पीकरण हो रहा है, नदियों झीलों से वाष्पीकरण हो रहा है, मृदा जो है उससे वाष्पीकरण होता है। इसके अलावा वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जो जल है वो जो गैस अवस्था में जो है वायुमंडल में पहुंचता है और उसके बाद में जो संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि वर्षा होती है और वर्षा जो है ये नदियों नालों से ये जल पुनः कहाँ पे पहुँच जाता है, महासागरों में चला जाता है। इसे जल चक्र कहा जाता है। तो जल चक्र जो है वो एक ऐसा विकर्ण है जो संपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके कारण महासागरों का जल जलवाष्प का रूप धारण करके वायुमंडल में प्रवेश करता है। इसके बाद में महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवन इस जलवाष्प को गति देती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, उसे लेकर जाती है। और इसके बाद में जब जलवाष्प का संघनन होता है तो भूस्तर पर वो संघनन वृष्टि के रूप में या वर्षा के रूप में होता है और वर्षा से धरातल ये जो जल है वह नदी के रूप में, नाले के रूप में धरातल पे बहता है और ये नदी नाले अंत में जाकर महासागरों में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जल चक्र है वो सौरिक ऊर्जा के कारण गति करता है और इसी प्रकार वर्षा से प्राप्त जल के कुछ भाग का वनस्पतियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होने से ह्रास हो जाता है और कुछ जल नदियों, तालाबों, झीलों आदि से वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। धरातल पर होने वाली जल वर्षा के कुछ भाग का भूस्तर के नीचे अंतःसंवेदन हो जाता है, यानी फ्लर्टेशन हो जाता है और मृदा में जो जल है जो नीचे चला जाता है इसको मृदा जल भंडार कहते हैं और इसका भी पौधों से वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसके द्वारा ह्रास होता है। और कुछ जल स्रोत हैं जैसे स्प्रिंग झरनों के रूप में ये पुनः धरातल पे आ जाता है भूमिगत जल। इस प्रकार से ये जो जल चक्र की जो क्रिया वो चलती रहती है। आगे हम देखते हैं जल का स्थलीय वितरण। जलमंडल में पाया जाने वाला जल जो है वो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में वितरित है।
जैसे हम बात करें तो एक निम्नलिखित रूपों में मिलता है। धरातलीय जल जो कि धरातल पे बहता है पानी, भूजल जो कि धरातल के नीचे भूस्तर के नीचे जो जल है, और महासागरीय जल जो कि जल की अथाह भंडार है। अगला है धरातलीय जल। पृथ्वी के धरातल पर जलराशि स्थिर एवं गतिशील दोनों रूपों में पाई जाती है। स्थिर रूप में तो वो हिम के रूप में है जो कि इतना अधिक गतिशील नहीं है, बर्फ के रूप में है। गतिशील रूप में जो है वो जल गति करता है नदियों में, नालों में। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यह हिमनदों के रूप में, यानी कि जो हिमनद है वो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि नीचे के जो क्षेत्र वहाँ पे तापमान अधिक होता है, तो जल जो है वो हिम की अवस्था में नहीं रह पाता, द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में आ जाता है। इसलिए हिमनद हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो निम्नवर्ती भाग है, निचले भाग है, वहाँ पे जल द्रवित अवस्था में, तरल अवस्था में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तापमान अधिक होता है, तो जल जो है वो हिम अवस्था में नहीं रह सकता। भूस्तर पर जल द्रवित अवस्था में यदि हम देखें तो नदियों में, झीलों में, तालाब में, ये जो पानी के जो भंडार है इनमें पाया जाता है। अगला जो है वो है भूजल, यानी भूमि के नीचे का जल। भूस्तर के जो नीचे जो शैल छिद्र होते हैं, जो दरार होते हैं, उनमें जो जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं। यह वर्षा की मात्रा, गति, वर्षा के समय वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि का ढाल, वायु की शुष्कता, शैलों की रंध्रता, अभेद्यता, वनस्पति आवरण, मृदा की जल अवशोषण क्षमता से नियंत्रित होता है। कुल जल संसाधन का भूमिगत जल जो है वो 0.58% है, और संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध भाग का 22.21% है। और क्योंकि ये धरातल के नीचे मिलता है तो हम इसे क्या कहते हैं? अधस्थीय जल भी कहते हैं। अब बात करते हैं भूमिगत जल के स्रोत की, किन स्रोतों से जो है वो जल नीचे पहुंचता है। पहला जो है इसमें आकाशीय जल, ये जो भूजल का प्रधान स्रोत है, और ये जल वर्षा एवं हिम के रूप में प्राप्त होता है। जल वर्षा एवं हिम की पिघलने से प्राप्त जल को आकाशीय या उल्का जल भी कहा जाता है। यह जल भूस्तर से शैल संधियों, छिद्रों एवं दरारों से रिसकर नीचे की ओर पहुंचता है, और नीचे स्थित जो अपारगम्य जो शैल है, चट्टानें हैं, उनमें ये भूजल के रूप में समृद्ध हो जाता है। दूसरा है सहजात जल। सागरों एवं झीलों में जो निक्षिप्त अवसादी जो शैल हैं, इनके छिद्रों, सुराखों में जो जल पाया जाता है उसे सहजात जल कहते हैं। और क्योंकि इन चट्टानों में पाया जाता है इसलिए अवसादीय तलछट जल भी कहते हैं। यह भूमिगत जल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा है मैग्मा जल। यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा शैलों में प्रवेश करता है, तो उसके जो वाष्पीय जो कण होते हैं जल के, वो संघनित या घनीभूत हो जाते हैं, वो जल में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसे मैग्मा जल कहा जाता है। ये मुख्यतः जो ज्वालामुखी वाले क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। अगला है महासागर। पृथ्वी का लगभग 71% या कह सकते हैं हम 70.87% जो भाग है वो जलीय है, वो उसका भी जो 97.39% जो भाग है वह महासागरों में है। महासागरों के बारे में हम सभी जानते हैं, और महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग घिरे हुए है, और इसमें विश्व का लगभग 46.91% जलीय भाग, यानी कि विश्व के जलीय भाग का लगभग आधा भाग जो एक इसमें है, प्रशांत महासागर में। इसके अलावा अन्य महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी ध्रुवीय महासागर प्रमुख महासागर हैं। और जिनमें आर्कटिक और जो दक्षिण ध्रुवीय महासागर जो कि ध्रुवों के समीप है, वहाँ पे जो कुछ जो है वो ये हिम के रूप में जो जल है वो पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं जल के विभिन्न उपयोग के बारे में। जल संसाधन एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, और ये सभी संसाधनों का आधार है, और जल की उपस्थिति के कारण ही हम देखते हैं कि अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संरक्षण संभव है।
और इसके अलावा ये एक नवीकरणीय संसाधन भी है। इसका एक बार उपयोग करने के बाद हम इसको पुनः शोधन करके यूज में ले सकते हैं। और ये एक ऐसा संसाधन है जिसकी हमें नियमित आपूर्ति आवश्यकता होती है, और ये नदियों, झीलों, तालाबों, भूजल या अन्य जो पारंपरिक जल संग्रह क्षेत्रों से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन सागरी जल भी जल है, लेकिन वो लवणीय है, इसलिए इसका हम ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। जल का सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि कार्यों में किया जाता है। लगभग 70% जल है वो कृषि कार्यों में, सिंचाई में उपयोग में आता है। और द्वितीय स्थान है उद्योगों में किया जाता है। और घरेलू जो अन्य उपयोगों में मात्र 8% जल का उपयोग किया जाता है। यद्यपि प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है इन प्रतिशतों में। कुछ जो क्षेत्र से जहाँ पे कि जल उद्योगों में ज़्यादा होता है या कृषि में ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रादेशों के आधार पर जो है वो अंतर पाया जाता है। जल का वितरण है वो भी समान नहीं है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कई देश ऐसे हैं जहाँ पे जल संकट की स्थिति है, लोगों को जो है वो पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति वहाँ पे आ रखी है। जल संसाधनों का हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है सिंचाई में उपयोग। जल का सबसे अधिक जो उपयोग है वो सिंचाई कार्यों में किया जाता है। सिंचाई कार्यों में सतही जल का भी प्रयोग करते हैं नहरों के रूप में, और भूजल का उपयोग भी करते हैं। सतही जल का उपयोग नहरों एवं तालाबों द्वारा किया जाता है, और जब भूजल की हम बात करते हैं तो नलकूपों के द्वारा जो इस जल का प्रयोग किया जाता है। विश्व का 1/4 भूभाग ऐसा है जो कि जहाँ पे जलवायु दशाएं कैसी है, शुष्क है, तो जो कि पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर करता है। तो वहाँ पे जो है क्या होता है कि सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे हम भारत की यदि हम बात करें तो अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में चावल की 2-3 फसलें ली जाती है, जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो कृषि कार्य में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। दूसरा है उद्योगों में उपयोग। कुल जल संसाधनों का लगभग 22% भाग है वो उद्योगों में काम में आता है। ये कारण है कि जो अधिकांश जो उद्योग है वो जल स्रोत के निकट, किसी नदी या झील के निकट होते हैं, जैसे कि USA का महान झील प्रदेश। अनेक औद्योगिक इकाइयों में स्वयं के जो है वो जल शोधक संयंत्र भी होते हैं, जिससे जल आपूर्ति नियमित बनी रहती है। अब उद्योगों में जल का उपयोग भाप बनाने के लिए, भाप के संघनन, रसायनों के विलयन, वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई, तापमान नियंत्रण, प्रशीतकों के लिए आदि, कोयला धुलाई, चमड़ा शोधन, कागज़ की लुगदी बनाने के लिए, अम्ल एवं क्षार बनाने, यानी बहुत सारे उपयोग जो उद्योगों में जल के होते हैं। और जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है वैसे उद्योग बढ़े हैं, तो बड़ी मात्रा में हम देखते हैं कि इन्होंने जल संसाधनों को प्रदूषित भी किया है, जिसकी वजह से जल की उपलब्धता भी कम होने लग गई है। अगला है घरेलू कार्यों में उपयोग। प्रकृति में हम देखते हैं कि जल समान रूप से वितरित नहीं है, लेकिन जो भी मात्रा इसकी उपलब्ध है उसके अनुसार जल उपयोग की विधियाँ विकसित करके मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन किया है। घरेलू कार्यों में पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, यानी विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें हमें जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए, पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता हमें होती है। अब नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं तो वहाँ पे जल उपलब्ध रहने पे भी समस्या देखते हैं हम। उसकी वजह क्या है कि नगरों द्वारा इन जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया गया है। नगरों में जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। जो नगर है वो घरेलू गंदे पानी को जो है वो नालियों द्वारा क्या करते हैं, नदियों में डाल रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो घरेलू कार्यों में भी जल का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। अगला है नौ परिवहन। नदियों, नहरों तथा झीलों में स्थित जो स्थायी जल संसाधनों का उपयोग नौ परिवहन में भी किया जाता है। नौ परिवहन में नदी या नहर के पानी का जो प्रवाह की जो दिशा है, जलराशि की मात्रा है, जो मौसमी प्रभाव कैसा है, नदी नहर की लंबाई, यानी विभिन्न जो ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो यूरोप की जो राइन नदी है वो नौ परिवहन की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त है। इसके अलावा हमारी जो गंगा नदी है उसमें भी नौ परिवहन किया जाता है। अगला जो है वो है नहरें। जब भू स्तर पर देखते हैं कि विषमता पाई जाती है तो ऐसी स्थितियों में
नदियों के सारे जो विभिन्न नहरों का निर्माण किया जाता है। और नहर का जो निर्माण है वो जल के बहुउद्देशीय उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे सिंचाई, परिवहन, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण। तो इसका अच्छा उदाहरण है जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका अच्छा उदाहरण है। हमारी जो नहर परियोजनाएं हैं इसी प्रकार की बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। अगला है जल विद्युत। जल संसाधन एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्ति के तौर पे, तो उनके विकल्प के रूप में ऊर्जा संसाधन जो हैं जो नष्ट होने वाले हैं, जो कई वर्षों में बनते हैं, लाखों वर्षों में बनते हैं और समाप्त बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उनके लिए एक विकल्प के रूप में हम जल विद्युत को देखते हैं। जल से जो है वो शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ पे ऐसी संभावनाएं हैं वहाँ पे किया गया है। भारत में भी जो है जल विद्युत के लिए विभिन्न परियोजनाएं बनाई गई है, जिनसे कि जल विद्युत गृह बनाए गए हैं और जल की जो गति है वेग का प्रयोग जो करके टरबाइन चलाई जाती है, टरबाइन चला के जो विद्युत का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से मानव के लिए जो जल है उसके बहुउद्देशीय उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हैं। और जो हमारा जो जल मंडल है उसमें जो जल राशि है उसका हम विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, हमारे विकास को गति दे रहे हैं, जिसमें हम सतही जल का भी प्रयोग कर रहे हैं, भूजल का भी प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ तक कि महासागरीय जल का भी प्रयोग किया जा रहा है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे महासागरीय जल को शोधन किया जा रहा है, सिंचाई के उपयोग में ले जा रहे हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि महासागरों का जो मुख्य उपयोग है वो परिवहन में ही होता है। और इसके अलावा महासागर भविष्य के लिए ऊर्जा के भंडार है। ज्वारी शक्ति की हम बात करें तो इसके अलावा महासागर खाद्य भंडार भी हैं। यहाँ पे जो मत्स्य पाए है, जैसे जैसे कृषि भूमि समाप्त हो रही है तो ये भी क्या है भविष्य में क्या रहेंगे, खाद्य सामग्री के खाद्य भंडार के रूप में विकसित होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव के लिए जल के विभिन्न विशिष्ट उपयोग हैं। यद्यपि मानव ने अपने जो औद्योगिकरण है, नगरीकरण की जो गति है, इसमें इतना तेज़ गति है कि उसने जल को प्रदूषित कर दिया है और महासागरीय जल जो है वो अभी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जो जल की जो वर्तमान समय में जो उपलब्धता है उसको बनाए रखे जाए। जल का जो है सतत जो है धारणीय विकास करते हुए जल का उपयोग किया जाए। धन्यवाद।